तो जो आपका मैंने क्वेश्चन दिया था वो एक सर्किट दिया हुआ था और रेजोनेंस से रिलेटेड। हालांकि क्वेश्चन में मैंने रेजोनेंस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ था, तो दो क्वेश्चन पूछे थे मैंने, कॉमन डाटा टाइप उसको कर दिया था मैंने। क्वेश्चन वन ये पूछा था मैंने कि फाइंड द पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IT for the given circuit, and the second one is question 2 मैंने पूछा था which of the following statements are true, which of the following statements are true for given circuit। क्लियर? ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे। ये क्वेश्चन जो था आपका MSQ टाइप था, इसमें हमने मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन लिया हुआ था। ऑप्शन अगर ए की बात करूं तो ये दिया था कि VT एंड IT आर इन फेज। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ था करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस से 2.5 एम्पियर, एंड इसी तरह करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस से आर 5.0 एम्पियर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस आर 0 एम्पियर। ये ऑप्शन मैंने दिया था, ये मैक्सिमम करंट था, मैक्सिमम करंट। ये ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मतलब जैसा मैंने मतलब वीडियो को मैं ब्रॉड करता हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोगों ने वहां पे देखा ही होगा कि क्या होता है रिजोनेंस और कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं। तो थोड़ा सा मैं फिर से रिजोनेंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिजोनेंस की, रिजोनेंस बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है। रिजोनेंस का मतलब ये होता है कि अगर Z इक्वल टू समथिंग R प्लस JX है, तो अगर इमेजिनरी पार्ट आपका X 0 हो जाता है, आपने मतलब सोर्स के अलोंग इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाला उस टर्मिनल के अक्रॉस, तो R प्लस JX आया, रियल पार्ट समथिंग प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो अगर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्योर रेजिस्टिव, यानी R। प्योर रेजिस्टिव होने का मतलब क्या आ गया? जो वोल्टेज और करंट है V एंड I आर इन सेम फेज। क्लियर? सेम फेज। और ऑब्वियस सी बात है कि इस कंडीशन में जो आई मिलेगा आपको, वैसे तो आई क्या होगा? V अपॉन जेड के बराबर होगा। अगर आपको पता है कि वोल्टेज सोर्स V है और उसकी वजह से करंट आई फ्लो हो रहा है, ये दो चीजें आपको पता है, तो आई की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन जेड के बराबर हो गई। सोर्स तो आपकी फिक्स क्वांटिटी हो गई, सोर्स तो आपको पता ही है। लेकिन एट रिजोनेंस, एट रिजोनेंस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा कि आपका जो टोटल पावर है वो पूरा का पूरा पावर कन्वर्ट हो गया एक्टिव पावर में। कुल मिला के स्टेटमेंट यही आना है कि वो पावर एक्टिव पावर में कन्वर्ट हो गया, यानी एट रिजोनेंस कंडीशन जो आपको आई की वैल्यू मिलेगी, आई मैक्स के बराबर मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि इसकी वैल्यू V अपॉन बराबर मिलेगी। आप खुद देखो यहाँ पे कि जेड की वैल्यू R प्लस JX है। अगर मैं मॉड जेड लूं तो मॉड जेड का मतलब क्या हो गया? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? करंट मैक्सिमम कब होगा? आई की वैल्यू, अगर हम बात करें यहाँ पे, आई की वैल्यू आई मैक्स के बराबर कब होगी? जब जेड की वैल्यू जेड मिनिमम के बराबर होगी। और जेड मिनिमम तभी आएगा जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। ये चीज हमें कैसे मिलेगी? जब एक्स की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। यानी हमें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल रहा है वो किस कंडीशन में मिल रहा है? जब आपका रिएक्टेंस वाला टर्म जो है वो 0 हो जा रहा है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो जा रहे हैं। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली V अपॉन R के बराबर हो जाना। क्लियर? ठीक है। ये एक सीरीज सर्किट के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर मान लो आपका सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में आपने इम्पीडेंस निकाला,
तो वैल्यू वो आर प्लस जे एक्स के बराबर आ गई। यही पैरेलल सर्किट में क्या होता है, चूंकि करंट ये मैंने सीरीज के लिए निकाला, क्लियर, ठीक है, और वैसे ही आपका पैरेलल के लिए भी ये चीज हो जाएगी। तो अगर मैं पैरेलल की बात करूं, पैरेलल रेजोनेंस, सेम कहानी वहां भी है, ऐसा नहीं है कुछ अलग हो जाना है, बस हाँ पैरेलल रेजोनेंस के केस में क्या हो जाएगा, पैरेलल सर्किट आएगी आरएलसी की, पैरेलल सर्किट आने का मतलब क्या होगा, वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट चेंज होगा, क्लियर, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सीरीज सर्किट में क्या हो रहा था, करंट सेम हो रहा था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। तो लॉजिक सिंपल सा है, कुछ समझने की जरूरत, मतलब कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पैरेलल सर्किट में हमेशा हम एडमिटेंस पे फोकस करते हैं, और एडमिटेंस की वैल्यू जो आएगी वो कंडक्टेंस जी प्लस समथिंग जे, मतलब आपका जो आएगा वो होगा समथिंग जे इंटू वन बाई एक्स, क्लियर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं वन बाई आर प्लस समथिंग जे इंटू वन बाई एक्स लिख सकते हैं, एडमिटेंस के टर्म में हो जाएगा, क्लियर। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या होना है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी वैल्यू जीरो हो जानी है। यानी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि वन बाई एक्स की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो होगी, क्लियर, ठीक है। वन बाई एक्स जो भी आएगा, वन अपॉन एक्स एल माइनस एक्स की जो भी चीज आएगी, वन बाई एक्स की वैल्यू टेंडिंग टू अगर जीरो आ गई तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो वाई की वैल्यू है वो वाई मिनिमम के बराबर यानी वन बाई आर के बराबर हो जाएगी, क्लियर। तो इस कंडीशन में आपको जो वोल्टेज मिलेगा, क्लियर, वो क्या होगा, मैं मान लो अगर ये करंट सोर्स है, करंट डिवाइड हो रहा है, वहां पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, सेम लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू आई अपॉन वाई के टर्म में होता है, या I इक्वल टू वी इंटू वाई होता है, क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और इसी से चीजें निकल के आती हैं, चाहे वो सीरीज रेजोनेंस हो चाहे वो पैरेलल रेजोनेंस हो। अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि क्या चीजें होनी है। अब ये ध्यान रखना, मेन चीज है ये एक्स जीरो होने की वजह से क्या हो रहा है। अगर एक्स जीरो होता है, एक्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया, अगर किसी की रिएक्टेंस वैल्यू जीरो हो गई, यानी एक्स का मतलब क्या हो गया, वो एल एंड सी सर्किट का कॉम्बिनेशन होगा, तभी तो रिएक्टेंस टर्म आएगा। और एक्स जीरो होने का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। ये चीज हमेशा अपने जहन में रखना, क्लियर। सिमिलरली आपका यहाँ पे वन बाई एक्स जीरो हो रहा है, वन बाई एक्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये पैरेलल सर्किट के लिए है, क्लियर, यानी एल और सी का पैरेलल सर्किट हो। यहाँ पे क्या है, एल और सी सीरीज में हो, ये एल और सी यहाँ पे सीरीज में है, यहाँ पे एल और सी पैरेलल, क्लियर, ठीक है। तो एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया, किसी का रिएक्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाए कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट, क्योंकि करंट उसके थ्रू जीरो फ्लो होगा। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एकदम ध्यान में रख के ही प्रॉब्लम को हमें अप्रोच करना चाहिए। तो अगर तुम देखो यहाँ पे, तो जो तुम्हें मतलब कर्व मिलेगा ना, ऐसे कुछ कर्व मिलता है रेजोनेंस कंडीशन में, पढ़ भी रखा होगा तुम लोगों ने, ये हमें कुछ ऐसे कर्व मिलता है, क्लियर। ये हमें क्या मिलता है, जब रेजोनेंस का कंडीशन होता है, क्लियर, आई की वैल्यू आई मैक्स के बराबर मिलती है, ये मेरा जेड हो गया, जेड की वैल्यू इस पॉइंट पे आर के बराबर होगी, कोई कोई पावर फैक्टर के टर्म में भी कर देता है, क्लियर। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम हो जाता है, और इसी तरह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई आर इक्वल टू आई एम एक्स बाई रूट टू होता है, तो उसको हम हाफ पावर भी कहते हैं, क्लियर। क्योंकि अगर ये देखें हम, आपका मान लो आई आर नहीं, यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा बेसिक बस बता देता हूँ। आई आर एम एस है, तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, आई मैक्स बाई रूट टू। अगर मैं पावर निकालूं तो पी आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, यही होगा एक्टिव पावर। इसकी वैल्यू पुट करूं तो क्या आ जाएगा, ये आई एम स्क्वायर इंटू आर बाई टू, यानी ये किसके बराबर आ रहा है, पी मैक्स बाई टू के बराबर आ रहा है। तो इसीलिए हम इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मान लो ये ओमेगा वन आई और ये ओमेगा टू आई, इसको हम जेड के टर्म में कर सकते हैं, इसको ओमेगा के टर्म में कर सकते हैं, इसको पावर फैक्टर के टर्म में कर सकते हैं, पावर फैक्टर एंगल के टर्म में, आप किसी भी टर्म में निकालेंगे तो आपको कर्व यही मिलना है, क्लियर। तो ये ओमेगा वन और ओमेगा टू के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, क्लियर। ओमेगा वन की वैल्यू आती है माइनस आर बाई टू एल प्लस अंडर रूट आर बाई टू एल का स्क्वायर प्लस वन बाई एल सी, ये सारी चीजें हैं। तो ये मैं उतना डिटेल में डिस्कस करने नहीं जाऊंगा, मेरा बस मेन मोटो है कि कैसे हमें रेजोनेंस के क्वेश्चन को अप्रोच करना है।
अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दी है तो उसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि क्या ये रेजोनेंस के कंडीशन में है, क्या एक टाइम सर्किट है, इसको हम टाइम सर्किट भी बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे सीधे। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे हमें अप्रोच लेना है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो रेजोनेंस का अप्रोच क्या होना चाहिए, चीज दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो ओमेगा की वैल्यू क्या दी गई है? 100 रेडियन पर सेकेंड। अगर मैं इसको कंपेयर करूं समथिंग वीएम साइन ओमेगा टी से, वीएम की वैल्यू क्या आ गई 10, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 100 रेडियन पर सेकेंड। मुझे फोकस करना है किसी ये एल और सी सर्किट में। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो एक ट्रांजिएंट सर्किट का क्वेश्चन हो जाता है, तो उस बेसिस पे इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, कैपेसिटर को ऐसे करके देखें, वो गलत अप्रोच होता है। ये ट्रांजिएंट क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन है एक एसी सप्लाई के बेसिस पे। यहाँ पे कोई डीसी सप्लाई नहीं दी गई है कि वो स्टेडी स्टेट मोड में आ गया और स्टेडी स्टेट मोड में कैसे बिहेव करता है इंडक्टर और कैपेसिटर, वो चीज हो गया। ऐसा कुछ यहाँ पे लॉजिक नहीं लगना। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? तो हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे, हमें सिंपली क्वेश्चन वन को हम पहले देख रहे हैं। सर हेलो, हाँ। सर जैसे किसी को अगर नहीं पता चल पाया कि रेजोनेंस का क्वेश्चन है तो ट्रांजिएंट से सॉल्व नहीं हो पाएगा ये? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एसी सप्लाई दिया है यहाँ पे। हाँ ठीक है सर। इट्स एसी सप्लाई नॉट अ डीसी। ओके, यस सर। ओके, समझ में यस आया? यस सर। यस सर। हाँ, क्लियर है ना लॉजिक? जी हमने सर जी। टेंजेंट का देखा था, उसमें क्या देखा था? जी सर आगे। सर लेकिन इसे लेकिन क्या? ठीक है सर। आगे सर आगे। अल्टरनेटिंग सप्लाई है बेटा यहाँ पे। हाँ सर ठीक है आगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों है यहाँ पे। कोई एक कॉमन, एक कांस्टेंट एनर्जी नहीं है। क्लियर? जी सर। हाँ यस सर यस। ठीक है ना? मैंने जानबूझ के रिजोनेंस वर्ड नहीं दिया, इसी वजह से नहीं दिया क्योंकि अगर मैं रिजोनेंस देता तो आप एक्सएल इक्वल टू एक्सी करके देख लेते। क्लियर? यस यस तो सर। आप सबसे पहले ये देखिए कि जो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है सप्लाई की, उससे आपका ये जो एलसी सर्किट है, यानी जो उसका नेट रिएक्टेंस आएगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, सर्किट को मैं नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये सर्किट की बात मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं सीरीज एलसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सीरीज एलसी, तो सीरीज एलसी में अगर मैं नेट रिएक्टेंस निकालूं तो नेट रिएक्टेंस क्या आएगा? जे एक्सएल माइनस जे एक्सी के बराबर। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आप हमेशा कॉम्प्लेक्स टर्म में इन सब चीजों को करने की कोशिश करेंगे। तो इंडक्टर केस में प्लस जे एक्सएल होता है और कैपेसिटर केस में माइनस जे एक्सी होता है। क्लियर? ये आपका क्या आ जाएगा? जे एक्सएल माइनस एक्सी, यही आपका नेट रिएक्टेंस होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/ओमेगा सी। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। एक्सएल की वैल्यू क्या आ गई आपका? ओमेगा 100 दिया हुआ है, एल की वैल्यू 10 मिली हेनरी, यानी 10 × 10⁻³ यानी वैल्यू आ गई ये 1 ओम। एक्सी की वैल्यू ऐसे ही निकाल लो, 1/100 × 10 मिली फैराड ये भी है, तो 10 × 10⁻³ यानी ये भी क्या आ गया? 1 ओम। तो एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यू क्या आ गई? बराबर आ गई, यानी ये बिहेव कैसे करने लगा? एक टैंक सर्किट की तरह, एक रेजोनेंस सर्किट की तरह। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी दी गई है वो एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर ही दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाना है? एक्सएल की शॉर्ट वैल्यू सर। एक्सी के बराबर होगी, तो ये क्या आ गई? 0। यानी नेट रिएक्टेंस क्या हो गया? नेट रिएक्टेंस की वैल्यू 0। 0 होने का मतलब क्या हो गया? कैसे बिहेव करेगा? कैसे बिहेव करेगा ये? शॉर्ट सर्किट सर। सिमिलरली आप पैरेलल एलसी सर्किट पे फोकस करिए। पैरेलल एलसी सर्किट पे फोकस करेंगे, चलो इसको मैंने एक्सएल डैश मान लिया। क्लियर? और
दूसरे वाले को एक्सी डैश मान लो, कैलकुलेट करें वैल्यू, एक्सएल डैश की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल डैश जो भी है यहाँ पे 100 इंटू एल डैश की वैल्यू कितनी है 2 मिली हेनरी, 2 इंटू 10⁻³ यानी कितना आ जाएगा ये 0.2 ओम। सिमिलरली एक्सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/ओमेगा सी डैश यानी ये आ जाएगा आपको 1/100 इंटू सी डैश की वैल्यू कितनी है 50 मिली फैरेड यानी 50 इंटू 10⁻³ आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0.2। क्लियर। तो एक्सएल डैश की वैल्यू क्या आ गई एक्सी डैश आ गई। अब ये ओपन सर्किट का कैसे बिहेव करेगा, आप क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था पैरेलल सर्किट में हमेशा एडमिटेंस निकालते हैं, तो एडमिटेंस y की वैल्यू क्या हो जाएगी पैरेलल सर्किट के लिए 1/jXL, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर XL है तो उसका रिएक्टेंस आपका क्या होगा JXL होगा, तो इसका एडमिटेंस कितना हो जाएगा 1/jXL के बराबर उसका जस्ट इनवर्स, ये आपका -jXC है। क्लियर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस 1/-jXC के बराबर। क्लियर। 1/j कॉमन ले लें, 1/j कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा 1/XL - 1/XC। क्लियर। XL की वैल्यू क्या XC के बराबर है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्लियर। यानी एडमिटेंस की वैल्यू क्या हो गई 0, एडमिटेंस 0 होने का मतलब क्या हो गया जेड की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या होता है 1/एडमिटेंस। अगर जेड इनफाइनाइट आ गया तो कैसे बिहेव करेगा ये ओपन सर्किट की तरफ। क्लियर। जैसे यहाँ पे x0 आने पे ये कैसे बिहेव कर रहा है शॉर्ट सर्किट की तरह, वैसे ही यहाँ पे जेड आने पे ये कैसे बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। क्लियर। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नथिंग, एकदम दम नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर। बस आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस कंडीशन में पैरेलल एलसी सर्किट और सीरीज एलसी सर्किट का बिहेवियर क्या होता है, बस यही चीज आपने पता होनी चाहिए और उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं सर्किट अब बना रहा हूं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, क्योंकि यहाँ पे सीरीज एलसी सर्किट है। ये हमारा सप्लाई VT, करंट IT। क्लियर। यहाँ पे क्या है मेरा 12 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम, 2 ओम, 12 ओम, यहाँ भी क्या आएगा 12 ओम, और ये आपका ओपन सर्किट। ठीक है। अब यहाँ पे भी कई बच्चे आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये नोड और ये नोड, ये दोनों नोड क्या है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये दोनों नोड क्या है, हेलो एम आई ऑडिबल? यस सर। ये दोनों नोड क्या होंगे सेम हो गया है सर, सेम नोड होंगे। सेम नोड होने का मतलब क्या हो गया, ये जो 12 ओम सीरीज में हो जा रहा है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 0 जब 0 वोल्टेज हो गया तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी 0। वैसे भी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। क्लियर। तो अगर यहाँ से करंट आ रहा है तो करंट इन दोनों में डिवाइड हो गया। ठीक है। इन दोनों में डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ये जो करंट आएगा आगे बढ़ेगा, इस नोड से क्या होना चाहिए ये दो सर्किट में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो पूरा का पूरा करंट जो भी ये आ रहा है, मान लो ये I1 ले लिया मैंने, ये पूरा का पूरा I2 करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, यहाँ से I1 करंट आ रहा है तो नेट करंट यहाँ पे फिर से I1 प्लस I2 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा यहाँ से फ्लो कर जाएगा। क्लियर। ये यहाँ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे है तो इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये सिंपल ऐसा ही सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है और इसके अक्रॉस 24 ओम का, क्योंकि दोनों सीरीज हो जाएंगे ओपन सर्किट है तो ये 24 ओम का एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मान लो कोई सप्लाई है यहाँ पे, क्लियर, तो पूरा का पूरा करंट कहाँ से फ्लो कर जाएगा, यहीं से तो फ्लो कर जाएगा, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, वो डेड एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट है और करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा और जब उसको जीरो रेजिस्टेंस का पाथ मिल रहा है तो वो तो वहीं से निकल जाना। लॉजिक क्लियर है? हेलो हेलो यस सर। ठीक है। अब क्या हो गया, कुछ नहीं बचा सर्किट में, ये दोनों एक दूसरे क्या है, दोनों एक दूसरे क्या है पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा और इस नोड पे क्या हो जाएगा फिर से एक 1 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। सप्लाई आपकी
क्लियर। और ये पूरा का पूरा करंट IT, IT की वैल्यू क्या आ जाएगी, VT बाई 2 के बराबर। और VT की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 sin 100t अपॉन 2, यानी क्या आ गया ये 5 sin 100t एम्पियर। यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी आई पीक कह लो या आई मैक्स कह लो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 एम्पियर के बराबर। और यही आपका आंसर भी था कि वैल्यू क्या होगी, वो 5 एम्पियर के बराबर होगी। क्लियर। हेलो। यस सर। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में रखा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो IT और VT का फेज क्या हो गया, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो MSQ टाइप क्वेश्चन था, IT और VT का फेज क्या है, सेम फेज ही तो हो गया। जब प्योर रजिस्टिव सर्किट बच गया, कोई इंडक्टर कोई कैपेसिटर नहीं है यहाँ पे, तो IT और VT क्या हो गया, सेम फेज में हो गया। यानी VT एंड IT आर इन सेम फेज। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ I1 और I2 दो ओम के रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा दोनों में। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है ना, तो करंट क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। ये जब करंट तुमको पता है कि पीक वैल्यू ऑफ करंट 5 एम्पियर है, तो इन दोनों में करंट क्या डिवाइड हो जाएगा, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हेलो, 2.5 यानी 2.5 एम्पियर, जब दोनों करंट सेम है तो। क्लियर। सिमिलरली जब ये शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है 12 ओम और 12 ओम, तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो 0 एम्पियर के बराबर, क्योंकि उससे करंट पास नहीं करेगा। क्लियर। सिमिलरली आपसे क्या पूछा है, करंट थ्रू, ये मैक्सिमम वैल्यू सारी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वो, क्योंकि वो IT के बराबर ही तो फ्लो हो रहा है, और IT की पीक वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 5 एम्पियर के 5 बराबर, एम्पियर। ये चीज है। क्लियर। और भी ऑप्शन इसमें दिया जा सकता है कि पावर लॉस, मतलब पावर कंज्यूम बाय द सर्किट कितना होगा, पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। कौन बताएगा ये, राइट स्क्वायर आती तो V स्क्वायर बाई R होगा 50 वॉट। V सर 50 हो जाएगी 50। हाँ? 50 10 स्क्वायर अपॉन 5। इनका आंसर निकल के आया, पावर 10 कंज्यूम्ड स्क्वायर बाय द सर्किट V स्क्वायर बाई R बोला जा रहा है, और 10 स्क्वायर बाई 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 2 ही तो है, यस यानी सर। 100/2 यानी 50 वाट। कितने लोग सहमत है इस बात से कि पावर 50 वाट होगा। जी सर। यस सर। अर्चित, सर हाँ सर बोलो, बोलो अतर, यही होगा सर, यही होगा। I स्क्वायर R से देखो भी यही बैठ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग धोखा खाते हैं, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम पावर, नॉट द पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, क्योंकि AC में हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लेते हैं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा, आपसे ये भी मैं पूछ सकता था कि RMS वैल्यू ऑफ करंट IT, तो ये क्या हो जाता, क्योंकि प्योर साइनसोइडल वेव है, तो I मैक्स बाई √2 के बराबर, यानी I मैक्स बाई √2, इसको मैंने I मान लिया। क्लियर। ये मेरा IRMS हो गया। I मैक्स बाई √2 का मतलब क्या हो गया, 5/√2। IRMS की वैल्यू मेरी आ गई 5/√2 के बराबर। क्लियर। सिमिलरली VRMS की वैल्यू क्या होगी मेरी, V मैक्स बाई √2, यानी V मैक्स बाई √2 की वैल्यू क्या होगी,
वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा 10/√2 के रूट बराबर। टू। पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, आपसे ये नहीं बोला गया कि मैक्सिमम पावर बताना, ये चीज तो मैक्सिमम पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। आपसे पूछा मैंने पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, ये चीज मैंने पूछा है। तो ये चीज या तो वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा, या आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा, या वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, तो कॉस पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 के बराबर ही होगी। क्लियर? वैल्यू क्या आएगी आपकी? अगर मैं वी आर एम एस बाई पावर कंज्यूम निकाल रहा हूँ वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर से, तो 10/√2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा ये? 25 5। आप आई आर एम एस स्क्वायर आर कर लीजिए तब भी 25 वाट आएगा। आप वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कर लीजिए तब भी आपका 25 वाट आएगा। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट। क्लियर? आपसे पावर कंज्यूम पूछा, अगर यही मैक्सिमम पावर कंज्यूम बाय द सर्किट पूछता तो आप ऐसे बोलते। क्लियर? लेकिन जनरली कभी भी एसी सर्किट एनालिसिस में आपने ट्रांसफार्मर देखा है, आप इंडक्शन मशीन पढ़ रहे हैं, वहां क्या देखा है आपने? हमेशा आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपसे जनरली पूछा जाता है पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, पावर, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, तो मतलब वो आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, ना कि मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू पूछने के लिए आपसे साफ मैक्सिमम मेंशन कर देता है। क्लियर? और ये मैक्सिमम करंट टू 2 ओम रेजिस्टेंस, ये सब चीजें निकाली है मैंने। तो ऐसे आरएमएस वैल्यू भी पूछा सकता है, तो सिंपली आपको बाई√2 से डिवाइड करना, क्योंकि प्योर साइनसोइडल वेव है। तो आज क्लियर है? हेलो? जी सर। ठीक है, तो ये चीज गलती ना हो बताने के बाद भी, क्योंकि कई लोग इसको बताने के बाद भी गलत कर ही देते हैं। ठीक है? सर कभी ऐसा हो सकता है सर कि इसमें एक ब्रांच तो रेजोनेंस में हो दूसरी ना हो? ऐसा हो सकता है, बट ये चीज गेट में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन काफी होता है। सीरीज रेजोनेंस के प्रॉब्लम में कैलकुलेशन होते हैं, तुमने थ्योरी पढ़ा होगा तो वहां पे देखा भी होगा तुमने। जब आपसे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है, जैसे मैंने हाफ पावर की लॉजिक बताई ना, दिस इज द लॉजिक ऑफ हाफ पावर, इसको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपसे पूछा था कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब चीजें क्या है, तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। तो कभी भी गेट में ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं देता जो टाइम टेकिंग होता है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं और वही आपसे पूछे जाते हैं। होने को हो सकता है कि मतलब आपका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, पूछने को पूछा जा सकता है, बट वो चीज अलग हो जाती है। ठीक है ना? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। कैलकुलेशन जी सर। इतना ज्यादा आ जाएगा तो वो दिक्कत कर जाएगा। क्लियर? हेलो अर्चित? यस सॉरी यस। सर। ठीक है ना? पूछने को पूछा जा सकता है, फ्रेम भी किया जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन फिर क्या होगा तुम्हारा? उस कंडीशन में आपको केवीएल केसीएल लगा के, या फिर उसको एच डोमेन में ले जाके फिर उसके करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू निकालना, फिर कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर मान लो एक सर्किट दे दिया जी सर। आपका, टैंक सर्किट है, रिजोनेंस मोड में है, दूसरा रिजोनेंस मोड में नहीं, समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में आपको पूरा का पूरा एच डोमेन में आके फिर उसके बाद उसका इनवर्स लाप्लास निकाल के सॉल्व करना पड़ता है। ये एसी सर्किट है, दिस इज नॉट द डीसी सर्किट। क्लियर? ठीक है? क्लियर है सर। यस सर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा।
मान लो ये कोई सर्किट है, क्लियर। जी सर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर मैं पूछूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन रेडियन पर सेकंड में ही निकालना है फॉर द गिवन सर्किट। क्या करेंगे? तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। सीधे मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका सप्लाई टर्मिनल होगा उसे नोड की तरह कंसीडर करिए ए बी, और आप जेड ए बी निकालिए। जेड ए बी जो भी आएगा रियल प्लस उसमें इमेजिनरी जीरो कर दें। इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे कर तो ये दें। रिजल्ट आएगा। हमेशा ये करना चाहिए। बस जे आ रहा है इसमें ZAB। क्लियर। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं जेड ए बी निकालना चाहता हूं तो जेड ए बी क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, यानी 1 ओम पैरेलल टू आपका एलसी सर्किट होगा। क्लियर, ठीक है। जी सर। फिर क्या होगा, ये इसके सीरीज में हो जाएगा, बाकी सारे इसके सीरीज में ही है, प्लस 1 ओम प्लस इसको मान लिया मैंने एल डैश, ठीक है। जो इसके रिएक्टेंसेज आएंगे वो सारे के सारे हमें कंबाइन करके निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, फिर इसको सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको निकालूं तो ये आपका हो गया जे ओमेगा, क्लियर, प्लस जे ओमेगा हो गया ये, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस जे बाई ओमेगा। क्लियर, यही चीज तो होना है। अगर मैं इसको देखूं तो ये जे एक्सएल बोलोगे आप, ठीक है, इसको मैंने माइनस जे एक्स बोल दिया, और ये मेरा जे एक्सएल डैश हो गया। क्लियर, ठीक है। तो हमें क्या करना, एक्सएल की वैल्यू के बराबर, एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी के बराबर, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको बस निकालनी है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस का क्या होगा। तो 1 क्या है, पैरेलल टू 1 ओम इज पैरेलल टू जे एक्सएल माइनस जे एक्सी। क्लियर। तो हम पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, बाकी सारे उसके सीरीज में ऐड हो जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू जे एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन 1 प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। क्लियर, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया, प्लस आपका क्या आ जाएगा 1 ओम्स के सीरीज में आ जाएगा, प्लस जे एक्सएल डैश आ गया, यही तो होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड ए बी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। अब जेड ए बी को हमें क्या करना होता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के टर्म में इसको रखना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जेड ए बी, क्लियर, ये आपका क्या हो गया जे एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन 1 प्लस समथिंग जे एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर प्लस 1 प्लस जे एक्सएल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, मैं इसको एक्सएल माइनस एक्सी को एस के टर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर बाद में वैल्यू पुट ही करना है आपको, तो वैल्यू पुट करने में थोड़ा दिक्कत भी आ सकता है। तो जे एक्सएल माइनस एक्सी के टर्म में इसको रखिए, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, जे एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, प्लस 1 प्लस जे एक्सएल डैश। क्लियर। अब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लो और रियल पार्ट को एक साथ लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा जे एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन 1 प्लस एक्सएल माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा माइनस जे इंटू जे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज, यही आएगा ना। यस हेलो, सर, यस सर। प्लस 1 प्लस जे एक्सएल डैश। क्लियर। तो यहाँ पे जितने भी इमेजिनरी पार्ट है, ये देखो ये दोनों क्या हो गए, रियल पार्ट हो गए, ये दोनों क्या हो गए
रियल पार्ट हो गए, और जहां जहां जे आपको दिख रहा है वही इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे जे इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो जीरो करने का मतलब क्या हो गया, एक्सएल डैश प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन 1 प्लस एक्सएल होल स्क्वायर क्या हो गया, जीरो। क्लियर है चीज? हेलो, यस सर, क्लियर है। इसको हमें जीरो कर देना होता है, आंसर निकाल लेना होता है। एक्सएल डैश की वैल्यू कितनी होगी, समथिंग ओमेगा नॉट एल के बराबर, जिसकी वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू। एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी के बराबर। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू एक्सएल डैश के बराबर होगी, क्योंकि हमने दोनों 1 हेनरी लिया हुआ है, और ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वैल्यू पुट करके बस हमें आंसर निकाल लेना होता है, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट माइनस 1 बाई ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस ओमेगा नॉट माइनस 1 बाई ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा मेरा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट माइनस 1 बाई ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट माइनस 1 बाई ओमेगा नॉट, जीरो। देखो कितना आ रहा है ये, शायद मिले भी नहीं। ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस ओमेगा नॉट माइनस 1 बाई ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो। ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट का होल क्यूब प्लस 1 बाई ओमेगा नॉट माइनस 2 ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट माइनस 1 बाई ओमेगा नॉट। क्लियर है? 1 बाई यस, ओमेगा नॉट से 1 जीरो आ जाएगा कैंसिल सर। आउट, ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट से कैंसिल आउट, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। यानी यूनिट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। क्लियर? जीरो। यानी इसमें जब रिजोनेंस क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा जीरो फ्रीक्वेंसी। क्लियर है चीज? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। तो क्वेश्चन जो आते हैं ना, कुछ भी जी आपसे सर। बनाया जा सकते हैं, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। आपने बस दिमाग में ये रखना है कि ये वर्ड यूज कर लिया, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आपसे ये भी बोल सकता है कि ये आईटी दे दे और बोल दे कि वीटी एंड आईटी आर इन सेम फेज, वीटी एंड आईटी इज इन सेम फेज, तो भी क्या हो गया ये, तो भी किसा कंडीशन हो गया, रेजोनेंस रेजोनेंस। कंडीशन। क्लियर? आपसे एक क्वेश्चन बोला सकता है, एट विच फ्रीक्वेंसी द सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट आर इन सेम फेज, तो क्या हो जाएगा, वो रिजोनेंस का कंडीशन हो गया। आपसे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। क्लियर? तो ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है सप्लाई के अक्रॉस, और जो भी इक्विवेलेंट इंपीडेंस आएगा उसके इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देना और हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। क्लियर है? मैं चाहता तो इसका आंसर ये, इतना जो कैलकुलेशन किया ना मैंने, मैं कैलकुलेशन नहीं करता, ठीक है, मैं सीधे सीधे भी इसको बता सकता था। मुझे क्या चाहिए था कि प्योर रजिस्टिव नेचर होना चाहिए था। प्योर रजिस्टिव नेचर होने का मतलब ये 1 ओम, ये 1 ओम, केवल यही रेजिस्टेंस होना चाहिए सर्किट में, बाकी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर ये सर्किट एज ओपन सर्किट बिहेव कर जाए और ये मेरा शॉर्ट बिहेव कर जाए, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर? तो ये शॉर्ट सर्किट कब बिहेव कर सकता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो जीरो पे। ये ओपन सर्किट कब बिहेव कर सकता है, जब कैपेसिटर ओमेगा इक्वल टू जीरो पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इंडक्टर, बट ओमेगा इक्वल टू जीरो पे आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो सर्किट क्या बच गया केवल, अगर मैं सर्किट को यहाँ पे बनाऊं तो क्या बच गया केवल, रेजिस्टेंस पार्ट बच जाएगा सर। बस। ये प्योर रजिस्टिव नेटवर्क हो गया, यानी ये रिजोनेंस का कंडीशन आपको मिल गया। क्लियर? ये सब चीजें आती हैं प्रैक्टिस से, जब आप प्रैक्टिस करते हो। क्लियर? तो ऐसा मत करना रैंडम वहां पे तुम ओमेगा इक्वल टू जीरो वगैरह सोचने लगना, क्योंकि आपका न्यूमेरिक आंसर भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में जीरो मौजूद है तो एक बार आप करके देख सकते हो कि जीरो पे क्या हो रहा है, प्योर रजिस्टिव नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लियर? लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, आपको प्रॉपर सॉल्व करना चाहिए, जेडेबी की वैल्यू निकालनी चाहिए और फिर जाके आपको आंसर बताना चाहिए। क्लियर है चीज? जी सर। किसी कोई चीज पूछना है? नहीं सर, रेजोनेंस तो आ गया।
सर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना बस सर? और क्या आएंगे?